50 लाख। मेहर की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 54 लाख। एक और आवाज उभर आई। 55 लाख। तीसरे शख्स ने बोली और ऊपर बढ़ा दी। ये दाम किसी जमीन या सामान के नहीं थे। ये बोली लग रही थी मेहर की जिंदगी की। वो उन मर्दों के बीच ऐसे खड़ी थी जैसे कोई बेचने के लिए रखा गया सामान हो। उसके पिता का अंतिम संस्कार अभी होना बाकी था। उनकी लाश घर के एक कमरे में पड़ी थी। घर में बेचने लायक कुछ भी नहीं बचा था। बैंक करप्सी के सदमे ने उसके पिता की कमर तोड़ दी थी। जिन लोगों से कर्ज लेकर उन्होंने फैक्ट्री खड़ी की थी, वो फैक्ट्री आग में जलकर राख बन चुकी थी। सब कुछ तबाह हो चुका था। आज अपने बाप के कर्ज को उतारने के लिए मेहर के पास खुद के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। किसी की नज़र उसके कांपते होठों पर टिकी थी तो कोई उसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर पलके तब झपकाना भूल गया था। हर तरफ घूरती हुई आंखें थी। किसी को उसकी आंखों से बहती बेबसी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे नहीं मालूम था कि आज उसकी किस्मत किसके हाथों बिकेगी। कौन उसका मालिक कहलाएगा। मेहर, जो हमेशा पर्दे में रही थी, जिसने खुद को चादर में छुपाकर रखा था, आज उसी चादर को उतार दिया गया था ताकि उसकी कीमत इतनी लग सके कि उसके पिता का कर्ज चुका दिया जाए। वहां 30 साल के मर्द भी थे और 55 के भी। कोई सांवला, कोई गोरा, कोई भारी भरकम, तो किसी का पेट निकला हुआ, मगर सबकी आंखों में एक ही चीज थी, हवस। ना कोई रहम, ना कोई इंसानियत। उसकी कम उम्र और खूबसूरती ने सबकी सोच को गंदा कर दिया था। अचानक एक 60 साल के बूढ़े ने 70 लाख की बोली लगा दी। फिर 1, 2, 3 की गिनती हुई और वो बूढ़ा आदमी मेहर का खरीदार बन गया। मेहर चाहती थी कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए, क्योंकि अब उसकी जिंदगी जिल्लत और बेइज्जती से भरी होने वाली थी। वो बूढ़ा आदमी पान चबा रहा था। उसके होठों से लार टपक रही थी और उसे देखते ही मेहर के मन में घिन भर गई। उसने पैसा अदा किए, मेहर की कलाई कसकर पकड़ी और उसे अपने साथ बाहर ले गया, जहां एक बड़ी कार खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो बूढ़ा बोला, ए लड़की, इधर बैठ, और वह खुद भी पीछे की सीट पर आकर बैठ गया। दरवाजा बंद होते ही उसने ड्राइवर से कहा, मेरे सीक्रेट फ्लैट पर चलो, और ये कहते हुए वह मेहर के बेहद करीब सरक आया। मेहर घबराकर पीछे हटी तो वह झुंझलाया, ज्यादा होशियारी मत दिखाना। 70 लाख खर्च किए हैं मैंने तुम पर। जब तक तुमसे पूरे 1 करोड़ वसूल नहीं कर लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। ये सुनते ही मेहर की सांस अटक गई। कांपती आवाज में वह बोली, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। खुदा के लिए मुझे अपनी बेटी समझकर छोड़ दो। मगर वह ठहाका मारकर हंसा और बोला, बकवास बंद करो। पैसे दिए हैं तो जो चाहूंगा वही करूंगा। एक एक पाई वसूल करूंगा। इतना कहकर उसने खिड़की का शीशा नीचे किया, पान की पिक बाहर थूकी और फिर शीशा चढ़ा लिया और अपनी ही आस्तीन से मुंह पोंछ लिया। मेहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसका जी चाह रहा था कि तेज रफ्तार से चलती कार का दरवाजा खोलकर कूद जाए और इस जहन्नुम से छुटकारा पा ले। बूढ़ा अब और पास खिसक आया था और सामने के शीशे से ड्राइवर भी उसे बेबाक नजरों से घूर रहा था। मेहर ने कभी सपने में भी अपने ऊपर किसी की बुरी नजर नहीं देखी थी। आज उसे यहाँ मुफ्त का माल समझा जा रहा था। मेहर की तो जैसे सच में जान निकल गई। कुछ टाइम बाद उस बूढ़े आदमी ने दोनों हाथों से मेहर को जकड़ लिया और उसका चेहरा मेहर के बेहद करीब आने लगा। तभी उसकी नजर ड्राइवर पर पड़ी, जो अब भी बड़ी दिलचस्पी से उन्हीं दोनों को घूर रहा था। ये देखकर बूढ़ा झुंझला उठा और ड्राइवर पर चिल्लाया, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे, कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठना। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर घबरा गया। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, मालिक, क्या मैं एक बात कहूँ? बूढ़े ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, हाँ बोल। ड्राइवर ने अपनी गंदी सोच जाहिर करते हुए कहा, अगर आप चाहे तो कार में ही अपना शौक पूरा कर सकते हैं। मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। बस बाद में एक मौका मुझे भी दे दीजिए। यह सुनते ही मेहर के धड़कते दिल की रफ्तार जैसे थम गई। बूढ़ा गुस्से से तमतमा उठा और चिल्लाया, ओए कमीने, एक जोर का थप्पड़ मारूंगा तो तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। चुपचाप गाड़ी चला। ड्राइवर तुरंत सहम गया और गाड़ी और तेज दौड़ाने लगा। जब तक गाड़ी का सफर खत्म नहीं हुआ, बूढ़ा कभी मेहर की कमर पर उंगलियां फेरता, कभी उसके कंधों को दबाने लगता और कभी हाथ उसकी गर्दन पर फेरता रहा। वो हर बार
सिहर कर उसका हाथ अपने वजूद से दूर करने की कोशिश करती, मगर उसे अपनी बर्बादी साफ दिखाई दे रही थी। कर्जदार तो अपना पैसा वसूल कर चुका था, उसके पिता भी शायद पड़ोसियों के मेहरबानी से कब्र में उतार दिए जाते, लेकिन मेहर को तो जीते जी मौत की सजा मिल चुकी थी। उसे इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि वह अपने बाप की मौत पर 2 आंसू बहाकर उन्हें आखिरी विदा दे सके। उसने अपने पिता को बार बार समझाया था कि किसी से कर्ज ना ले, जैसे तैसे रूखी सूखी में गुजारा हो रहा है तो उसमें सब्र कर ले, मगर पिता ने भरोसे से कहा था कि फैक्ट्री खड़ी होते ही 1 साल में सब चुका देंगे और फिर खूब पैसा कमाकर उसकी शादी किसी अमीर और इज्जतदार घर में करेंगे। लेकिन नुकसान देखकर वह सदमा सह नहीं पाए, चुपचाप दुनिया छोड़ गए और अपनी बेटी के लिए ये खौफनाक सजा छोड़ गए। जैसे ही गाड़ी फ्लैट के नीचे आकर रुकी, बूढ़े ने पूरे हक से मेहर की कलाई पकड़ी और उसे लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। फ्लैट का दरवाजा खुलते ही मेहर की आंखें फटी की फटी रह गई। वह वहां अकेली नहीं थी, कमरे में पहले से कई लड़कियां मौजूद थी और कुछ मर्द भी इधर उधर खड़े थे। हालात की भयावहता तब और बढ़ गई जब उसने दीवारों और कोनों में लगे कैमरे देखे। बूढ़े को देखते ही वहां मौजूद नौजवान मर्दों की निगाहें मेहर पर टिक गई और वे बेबाकी से हंसते हुए बोले, बॉस आज नया माल लेकर आए हो। वे उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेजान चीज हो जिसका सौदा हो चुका हो। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मगर पहले वक्त मैं इसके साथ बिताऊंगा। ये सुनते ही मेहर के होश उड़ गए। उन्हीं में से एक शख्स ने ढिठाई से कहा, सब तैयारी हो चुकी है, कैमरा तैयार है, माहौल भी एकदम सेट है। जैसे ही बूढ़ा मेहर को अंदर वाले कमरे की तरफ खींचने लगा, वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और चीख उठी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा हाथ छोड़ो, खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। उसी शख्स ने फिर उकसाते हुए कहा, सेठ, मुझे नहीं लगता ये लड़की आसानी से मानेगी। बेहतर होगा कि इसे एक इंजेक्शन लगा दो ताकि वीडियो बढ़िया बन सके। ये सुनकर मेहर की सांस गले में अटक गई। बूढ़े ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, इसे होश में ही रखना है, इसे संभालना मेरा काम है। बस कैमरामैन से कह दो कि सेटिंग एकदम सही रखे। वह शख्स मुस्कुराया, कमरा तैयार है, आप अंदर जा सकते हैं। और जैसे ही वह बूढ़ा मेहर को खींचकर कमरे के अंदर ले गया, कमरे का डरावना माहौल देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में घुसते ही मेहर की नाक में हल्की सी सड़ी हुई बदबू भर आई। वो बदबू जैसे उसकी सांसों में उतरती चली गई। कमरे में बस एक नाइट बल्ब जल रहा था जिसकी पीली सी रोशनी दीवारों पर अजीब सायों को जन्म दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता था। एक कोने में कैमरामैन हाथ में कैमरा लिए खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन था, जैसे ये सब उसके लिए रोज का तमाशा हो। बूढ़े ने एक पल भी नहीं लगाया, उसने मेहर को जबरदस्ती घसीटा और बेरहमी से बिस्तर पर फेंक दिया। मेहर का शरीर बिस्तर से टकराया तो उसकी रूह तक कांप गई। उसने उठने की कोशिश की, मगर डर और थकान ने जैसे उसकी ताकत छीन ली हो। बूढ़े ने कैमरेमैन की तरफ देखा और सख्त लहजे में हुक्म दिया, ध्यान रखना, मेरा चेहरा फ्रेम में नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये लड़की दिखनी चाहिए। कैमरामैन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, ओके बॉस, ऐसा ही होगा, और कैमरे की सेटिंग्स ठीक करने लगा। उस मशीन की हल्की सी आवाज मेहर के दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। बूढ़े ने मेहर के गले से दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। दुपट्टा हवा में घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा, जैसे उसकी आखिरी ढाल भी उससे छीन ली गई हो। फिर वह बिस्तर पर उसके पास आ गया। मेहर ने पूरी ताकत जुटाकर खुद को बचाने की कोशिश की। वह रोती रही, छटपटाती रही, बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। उसी खींचातानी में उसके कपड़े कई जगह से फट गए और उसकी बेबसी और ज्यादा नंगी हो गई। तभी उस बूढ़े आदमी ने गुस्से में आकर मेहर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आई। मेहर की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वह दहशत में उसे घूरती रही। बूढ़ा दांत पीसते हुए धमकी भरे लहजे में बोला, अगर ज्यादा नखरे दिखाओगी तो अपने साथ 2 मर्दों को और बुला लूंगा। सीधी तरह से जो मैं चाहता हूँ मुझे करने दे, वरना जो मैं करना चाहता हूँ वह तेरे साथ एक ही वक्त में 3 मर्द करेंगे। मेहर का गला सूख चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके वजूद से सारा खून निचोड़ लिया हो और वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही हो।
इससे पहले कि वह बूढ़ा उसके साथ कुछ गलत करता, अचानक दरवाजा जोर से धड़धड़ाया। बूढ़ा घबरा कर चिल्लाया, कौन है ये कमीना? बाहर से एक दमदार आवाज गूंजी, एसएचओ अयान शाह, दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगा। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी हड़बड़ा गया और पीछे हटते हुए बोला, शिट, लगता है पुलिस ने रेड मार दी है। वह मेहर को कहीं छुपाने की कोशिश करता, उससे पहले ही मेहर ने हिम्मत जुटाई, बिस्तर से उठी और खुद ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। सामने करीब 28 साल का एक नौजवान अफसर एसएचओ अयान शाह खड़ा था। मेहर फूट फूट कर रोती हुई उसके पास पहुंची और गिड़गिड़ाकर बोली, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, ये बूढ़ा मेरे साथ। उसकी बात यहीं अटक गई क्योंकि अयान शाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बेरुखी से कहा, तुम्हारी ये नाटकबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। फिर उसने पीछे मुड़कर पुलिस वालों को हुक्म दिया, लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, सब लड़कियों को एक वैन में बिठाओ। और इन लोगों को दूसरी वैन में काफी वक्त से इंतजार था इन्हें रंगे हाथों पकड़ने का। पुलिस वालों ने हथियार तान दिए और सबको एक एक करके नीचे ले जाने लगे। बूढ़ा आदमी अयान शाह के करीब आकर फुसफुसाया, देख इंस्पेक्टर, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुझे पछताना पड़ेगा, पैसे ले और हमें छोड़ दे, तेरा भी फायदा है। जवाब में अयान शाह ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह दूर जा गिरा और गुस्से से बोला, ये रिश्वत की लालच किसी और को दे देना। मेरे साथ क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जब तक मैं हूं तुम लोगों के साथ क्या होगा ये तुमने सोचा भी नहीं होगा। अयान शाह अपना कानून खुद बनाता है। फिर उसने सख्ती से कहा, चलो इन सबको बिठाओ, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मेहर लेडी कांस्टेबल के साथ नीचे जा चुकी थी, जहां 5-6 और लड़कियां भी थी। सबकी हालत खराब थी। थोड़ी देर में वे सब पुलिस स्टेशन पहुंची और लड़कियों को एक ही हवालात में बंद कर दिया गया। एक लड़की ने कड़वे स्वर में कहा, मारे गए, आगे कुआं पीछे खाई। मेहर मासूमियत से उसके पास आई और बोली, क्या मतलब? अच्छा ही तो हुआ, पुलिस हमें छोड़ देगी। वह लड़की फीकी मुस्कान के साथ बोली, बहुत भोली हो तुम, पुलिस ऐसे नहीं छोड़ती। वहां वो बूढ़ा हमारी इज्जत का सौदा कर रहा था, यहाँ ये लोग इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वही करेंगे। ये सुनकर मेहर का रंग उड़ गया। उसने पूरी जिंदगी खुद को पर्दे में रखा था, कॉलेज भी बुर्का पहनकर जाती थी। ऐसी गंदी बातें और भद्दी सोच उसने कभी नहीं जानी थी। उसे अब एहसास हुआ कि वह एक और जाल में फंस चुकी है। जिससे निकलने की उम्मीद उसने पुलिस से लगाई थी, वही उम्मीद टूटती दिख रही थी। कुछ देर के बाद लड़कियों को एक एक करके उसी अयान शाह के पास पूछताछ के लिए बुलाया जाने लगा। जो अंदर जाती वापस नहीं आती, और जैसे जैसे उसकी बारी करीब आती गई, मेहर की सांसें तेज होती गई। आखिर में लेडी कांस्टेबल आई और कड़क आवाज में बोली, चलो तुम्हारी बारी है। मेहर किसी तरह आंसू रोकती हुई उसके साथ अयान के ऑफिस पहुंची। दरवाजा खुला तो एसी की ठंडक कमरे में फैली हुई थी और अंदर अयान शाह के सिवा कोई नहीं था। मेहर डरते डरते अंदर गई तो अयान ने कहा, दरवाजा बंद करो, और वह घबराकर दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई। अयान ने तेज आवाज में कहा, ए लड़की, सामने आकर खड़ी हो। मगर मेहर कांपते हुए बोली, नहीं, आप अच्छे आदमी नहीं हैं, मुझे पता है आप मेरे साथ क्या करेंगे। ये सुनकर अयान शाह का माथा ठनक गया। वह झट से खड़ा हुआ और गरजा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेहर ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि पुलिस ऑफिसर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अयान गुस्से में तेज कदमों से मेहर के सामने आकर खड़ा हो गया। ओह अच्छा, कैसे करते हैं? जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या जानती हो। मेहर डर से पीछे हटी और गिड़गिड़ाने लगी, देखिए आप मेरे करीब मत आइए, मुझसे दूर रहिए। मुझे पता है अब आप अपनी शर्ट के बटन खोलेंगे और फिर अपनी शर्ट उतारेंगे। ये कहते कहते वह घबराकर एकदम चुप हो गई। अयान का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। उसने गुस्से से कहा, अच्छा। ये कहकर उसने दरवाजे को लॉक किया और अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसने कहा, बताओ फिर आगे क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ? मेहर बस बेबसी में हकलाई थी। मैं इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, अयान ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। वह दहाड़ा, मुझे बताओ पुलिस वाले कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं? मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में ये गलतफहमी किसने भर दी है।
तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। भोली भाली बनने का नाटक करती हो। तुम्हें लगता है कि पुलिस वालों को अपना जिस्म दिखाकर और उनके साथ डील करके अपनी बात मनवा लोगी। अच्छी तरह सुन लो, मैं वैसा घटिया पुलिस वाला नहीं हूँ। वो बहुत गुस्से से मेहर पर चिल्ला रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेहर ने रोते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे उस लड़की ने बताया था कि आप पुलिस वाले लड़कियों के साथ क्या करते हैं। अयान ने तुरंत पूछा, कौन सी लड़की ने? मेहर बोली, वो लड़की जो मुझसे पहले पूछताछ के लिए अंदर आई थी। अयान ने गुस्से में बात का रुख मोड़ दिया। उसने सख्ती से पूछा, मैं क्या करता हूँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये बताओ कि तुम क्या करती हो। तुम कब से उस बूढ़े आदमी के लिए काम कर रही थी? तुमने कितनी बार ये गलत काम किया है? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें इतनी देर में मेहर जोर से चिल्ला उठी। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत सीधी सादी शरीफ लड़की हूँ। अयान ने शरारती स्माइल दी। वो बोला, हाँ, तुम्हारी सीधी सादी शराफत तो साफ दिखाई दे रही है। जगह जगह से फटे हुए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा ये टाइट सूट, तुम्हारे खुले बाल, ये सब तुम्हारी शराफत और तुम्हारे कैरेक्टर का सबसे बड़ा सबूत दे रहे हैं। और ऊपर से तुम्हें यह भी पता है कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। अगर तुम कहो तो तुम्हारा ये सपना मैं पूरा कर देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वैसे ही इन्वेस्टिगेशन करूंगा जैसे तुम चाहती हो। ये कहते हुए अयान उसके पास आया। फिर कहने लगा, सच सच बताओगी या फिर मैं बाकी बचे शर्ट के बटन भी खोल दूं? मेहर फूट फूट कर रोते हुए बोली, देखिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं आपसे सच कह रही हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ पल हिम्मत जुटाकर उसने टूटे शब्दों में कहा, मुझे उस बूढ़े आदमी ने 70 लाख में। इतना कहते ही उसका गला भर आया और वह जोर से रोने लगी। अयान ने उसे गहरी नजर से देखा और ठंडी आवाज में बोला, अच्छा, तो तुम्हें खरीद कर लाया है वो? किस अड्डे से खरीदा उसने और अब तुम्हें कहाँ बेचने वाला था? उसके सवालों में शक भी था और एक तरह की कठोरता भी। फिर वह थोड़ा झुककर बोला, देखो लड़की, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। पिछली 5 लड़कियों को भी मैंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने सच बताया था। मेहर की हालत और बिगड़ गई। वो क्या बताती? उसे खुद भी कुछ पता नहीं था। उसने बेबसी में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सच कह रही हूँ। वो बूढ़ा आदमी तो मुझे अभी अभी लेकर आया था। शुक्र है कि आप आ गए। मैंने तो यही सोचा था कि पुलिस आ गई है, अब मैं सेफ हूँ। कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। फिर डरते हुए उसने आगे कहा, लेकिन उस लड़की ने कहा था कि आप लोग भी बुरे होते हैं। मैं सच कह रही हूँ। अयान के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। वह बोला, तुम बहुत छोटी हो। अपनी बातों और अदाओं से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अयान ने झुंझलाकर अपने शर्ट के बटन लगाए और दरवाजा खोला। सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। उसने कहा, सर, ऊपर से फोन आया है। आईजी साहब कह रहे हैं कि सबको छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। अयान चिढ़कर बोला, मैं इन ऊपर के फोन से बहुत तंग आ चुका हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा। उस बूढ़े आदमी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने पलटकर मेहर की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, ए लड़की, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ और खुद को बुरे कामों से दूर रखो। मेहर तुरंत बाहर आ गई, लेकिन पुलिस स्टेशन से बाहर कदम रखते ही उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। ऐसा कौन सा रास्ता चुने जहां उसकी इज्जत और जान दोनों सुरक्षित रहें। अंधेरी सड़कें, बंद दुकानें और सन्नाटा, सब कुछ उसे और डरा रहा था। कुछ देर बाद अयान भी बाहर आया। वह अपनी कार की ओर बढ़ ही रहा था कि उसकी नज़र मेहर पर पड़ गई। वो बोला, तुम अभी तक गई नहीं? मेहर ने सुनी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? आप मुझे कहीं भी छोड़ दीजिए। अयान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस वक्त तो मैं घर जा रहा हूँ। वैसे भी रात बहुत हो गई है। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। सुबह मैं तुम्हें शेल्टर होम पहुंचा दूंगा। मेहर ने बिना ज्यादा सोचे कार का अगला दरवाजा खोला और बैठ गई। अयान उसे अपने घर ले आया। जब वे पहुंचे तो रात के 3 बज चुके थे। उसकी माँ सो रही थी। घर में सिर्फ 2 कमरे थे, एक डाइनिंग रूम और एक ड्राइंग रूम।
जिसे उसकी माँ ताला लगाकर रखती थी और सिर्फ मेहमान आने पर ही खोला जाता था। अब बस 2 कमरे ही बचे थे। वह उस लड़की को अपनी माँ के कमरे में भेजना नहीं चाहता था, इसलिए उसे अपने कमरे में ले गया। ये देखकर मेहर घबरा गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, आप मुझे अपने कमरे में क्यों लाए हैं? अयान ने थके हुए और सपाट लहजे में कहा, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सोफे पर लेट जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें शेल्टर होम छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास ये कुछ ही घंटे हैं, माँ के उठने से पहले मुझे तुम्हें वहां छोड़ना है। अगर मेरे सर में दर्द ना होता तो तुम्हें अभी छोड़कर आ जाता। मैं 1 हफ्ते से दिन रात काम कर रहा हूँ। अब जबकि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया हूँ तो आईजी साहब को याद आया, पता नहीं ये लोग हमें कब खुलकर काम करने देंगे और कब हम जैसे लोग ऐसे अपराधियों और इन बुराइयों का पूरी तरह अंत कर पाएंगे। और देखो, तुमने पहले जो कुछ भी किया है उस जिंदगी से पीछा छुड़ा लो तो बेहतर है। आगे अच्छे काम करना, शायद तुम्हारी गलतियां माफ हो जाएं और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका भी मिल जाए। ये कहकर वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी पीठ के पीछे रखा दूसरा तकिया जमीन पर फेंक दिया। फिर वह दीवार की तरफ मुंह करके लेटते हुए बोला, उधर दीवार की तरफ मुंह करके सो जाओ। इसके बाद उसने अपने बिस्तर से एक कंबल उठाया और उस लड़की को देते हुए कहा, इसे ओढ़ लो। मेहर ने वह कंबल ओढ़ा और सो गई। सुबह कमरे में जोरदार दस्तक हुई, जिससे दोनों घबराकर उठ खड़े हुए। अयान की आंखें अभी ठीक से खुली भी नहीं थी कि मेहर ने दरवाजा खोल दिया। सामने अयान की माँ खड़ी थी। अयान के कमरे में एक लड़की को देखकर नूरा के होश उड़ गए। अयान उस लड़की की नासमझी पर गुस्सा होने लगा कि उसने बिना उसकी इजाजत दरवाजा क्यों खोल दिया और अब उसकी माँ यकीनन उस पर शक करेगी। वह पहले ही कहती थी कि पुलिस की नौकरी मत करो, पुलिस वाले अच्छे नहीं होते। लेकिन अयान का जुनून था कि वह एक ईमानदार पुलिस वाला बने और अब तक वह ईमानदारी से ही काम करता आया था और ईमानदारी से ही गुनहगारों तक पहुंचा था। फिर भी उसकी माँ बार बार उस पर शक करती रहती थी कि शायद वह भी दूसरे पुलिस वालों की तरह गलत रास्ते पर चल पड़ा है। वह बार बार अपनी माँ को यही भरोसा दिलाता रहता था कि वह ऐसा नहीं है। उधर मेहर बिना कंबल के ही दरवाजा खोल चुकी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसकी बाजू तथा गर्दन पर नाखूनों के खरोच के निशान साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर उसकी माँ ने सख्त लहजे में पूछा, लड़की तुम कौन हो? फिर नूरा ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, अयान तुम इतने बेशर्म हो चुके हो कि रात गुजारने के लिए लड़की को घर तक ले आए। अयान तुरंत खड़ा हुआ और घबराते हुए बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेहर के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ चुका था जिससे वह अपनी इज्जत बचा सकती थी। इससे पहले कि अयान कुछ बोलता, मेहर नूरा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, आपके बेटे ने मुझे बर्बाद करके रख दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये सुनते ही अयान के होश उड़ गए और नूरा गुस्से से अयान को घूरने लगी। वो सख्ती से बोली, ए लड़की क्या कह रही है? अयान ने घबराकर कहा, ए लड़की तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ को सच बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। लेकिन मेहर रोते हुए बोली, रात गुजारने के लिए लाए थे और किस लिए लेकर आए थे। फिर वह नूरा से मुखातिब होकर कहने लगी, देखिए अम्मा जी, मैं एक शरीफ घराने की लड़की थी। मेरे पापा ने किसी से कर्ज लेकर अपनी फैक्ट्री खोली थी, लेकिन उस फैक्ट्री में आग लग गई और वो ये सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका इंतकाल हो गया। मगर कर्जदारों को पैसा चाहिए था, इसलिए उन्होंने मेरी बोली लगा दी। एक बूढ़े आदमी ने मुझे खरीद लिया और वह मुझे अपने साथ होटल में लेकर गया। लेकिन तभी इन्होंने वहां छापा मारा। मैंने तो सोचा था कि पुलिस वाले मेरी इज्जत की रक्षा करेंगे। इन्होंने बाकी सारी लड़कियों को जाने दिया, लेकिन मुझे अपने साथ यहाँ ले आए और रात को मेरे साथ। ये कहकर वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। नूरा गुस्से में कहने लगी, अयान तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे तो पहले ही लगता था कि तुम पुलिस वाले तो बन गए हो, अब हरकतें भी वैसी ही करोगे, तभी तो मैं तुम्हें मना करती थी। अयान ने सफाई देते हुए कहा, माँ ये लड़की झूठ बोल रही है, ये खुद
करैक्टरलेस है, एक झूठी लड़की है। मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो सिर्फ इसे बचाकर लाया हूँ ताकि इसे शेल्टर होम छोड़ सकूं। नूरा ने तीखे लहजे में कहा, इसकी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सलाह नहीं बल्कि आदेश दूंगी कि तुम इसी लड़की से शादी करो जिसको तुमने बर्बाद किया है। ये सुनते ही अयान का खून खोल उठा और उसका दिल चाहा कि वह मेहर का गला दबा दे और उसे जान से मार डाले। कितनी आसानी से उसने अयान को उसकी माँ की नज़रों में एक बुरा इंसान साबित कर दिया था। अयान ने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा, यह कभी नहीं होगा, मैं इस झूठी और करैक्टरलेस लड़की से शादी नहीं करूंगा। इस पर नूरा ने और भी सख्त लहजे में कहा, मैं देखती हूँ कैसे नहीं करते तुम शादी। अगर तुमने इस लड़की से शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये कहकर नूरा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मेहर को अपने गले से लगा लिया। फिर उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले गई। उधर अयान वहीं बैठा अपने सिर पकड़कर रह गया था। उसका गुस्सा उस लड़की पर था जिसने मौके पर ही उसे उसकी माँ के सामने बदनाम कर दिया था। वह अपनी माँ के सामने कुछ कह भी नहीं सकता था और उनकी नज़रों में वह पहले ही झूठा साबित हो चुका था। उसका दिल कर रहा था कि वह इस लड़की को अपने हाथों से ही मार डाले। वह एक ईमानदार पुलिस वाला था और उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी पत्नी समझदार और अच्छे ख्यालों वाली हो, लेकिन इस लड़की ने उसके साथ जो कुछ किया था वह भुलाने लायक नहीं था। अपनी माँ के सामने उसने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप शादी कर ली। लेकिन शादी के फौरन बाद ही मेहर ने साफ कह दिया कि वह अयान के कमरे में नहीं सोएगी। उसने डरते हुए कहा, मुझे उनसे डर लगता है। वह जानती थी कि उसने झूठ बोला है और अब अयान उसे छोड़ेगा नहीं। मेहर ने नूरा बेगम से गुजारिश की, प्लीज़ अम्मा जी, आप मुझे अपने कमरे में रख लीजिए। मैं आपके कमरे में ज़मीन पर सो जाऊंगी लेकिन इनके कमरे में नहीं जाऊंगी। नूरा ने दुख जताते हुए कहा, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने अयान की तरफ मुड़कर कहा, अयान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इस लड़की के साथ ऐसा क्या किया कि वह तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अयान अगर कुछ भी कहता तो उसकी माँ उसे झूठा ही मानती, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसने गुस्से में दरवाज़ा जोर से बंद किया, लेकिन वह मन ही मन फैसला कर चुका था कि जब भी उसे मौका मिलेगा वह इस लड़की को सबक जरूर सिखाएगा। पूरी रात गुस्से के मारे उसका खून खौलता रहा और वह सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। एक तरफ आईजी साहब का उस पर दबाव था कि वह सेठ को छोड़ दे, लेकिन सेठ अब भी अयान के कब्जे में था। अगर वह चाहता तो उसे गोली मारकर ख़त्म कर सकता था और कह सकता था कि वह एनकाउंटर में मारा गया। वह इन्हीं परेशानियों और सोचों में डूबा हुआ था, लेकिन ये नई मुसीबत उसके गले पड़ चुकी थी। आखिरकार आईजी के कहने पर अयान ने उस सेठ को रिलीज कर दिया, मगर जैसे ही सेठ अपनी गाड़ी में कुछ ही दूरी तय करके एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, वहीं अयान के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला ताकि उस बुराई का हमेशा के लिए खात्मा हो सके। अयान का मानना था कि कानूनी तौर पर ऐसे लोगों को कभी सही सजा नहीं मिलती, इसलिए उसने अपने तरीके से इंसाफ करना बेहतर समझा। अब वह पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन उसके दिल में मेहर के लिए गुस्सा अब भी जिंदा था। उसे लगता था कि मेहर ने जिस तरह उसे उसकी माँ के सामने बदनाम किया, उसका बदला लेना जरूरी है। मेहर उसे देखते ही उसकी माँ के पीछे ऐसे छिप जाती थी मानो अयान ने उसके साथ कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उस रात अयान को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि चलो चाय पी ली जाए। जैसे ही वह किचन में पहुंचा, खटपट की आवाज़ सुनकर उसके कान सतर्क हो गए। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि मेहर अकेले अपने लिए चाय बना रही थी। उसे यूं अकेले देखकर अयान के अंदर का गुस्सा फिर से भड़क उठा। वह तेजी से आगे बढ़ा और अचानक मेहर की कलाई पकड़ ली। मेहर बुरी तरह घबरा गई और डर के मारे कांपने लगी। अयान ने गैस बंद की और दूसरे हाथ से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह चिल्ला ना सके। उसने मेहर को अपने घेरे में जकड़ लिया और लगभग घसीटते हुए अपने कमरे में ले आया। मेहर इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कमरे में पहुंचकर उसने उसे पीछे की ओर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। गुस्से से भरे लहजे में अयान बोला, क्या कहा था तुमने कि मैंने तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दी? तुम्हें पता है इज्जत बर्बाद करना क्या होता है?
और किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाना क्या कहलाता है। मेहर कांपती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन अयान दहाड़ते हुए बोला, नहीं, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि बर्बाद होना क्या होता है, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। गुस्से और भावनाओं में बहते हुए वह खुद पर काबू खोने लगा था। मेहर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने डर के मारे जोर से कहा, अम्मा जी मुझे बचाओ। इससे पहले कि उसकी आवाज़ अयान की माँ के कमरे तक पहुंचती, अयान ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और धमकाते हुए कहा, अगर अब तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें यहीं मार डालूंगा। उसने मेहर को दीवार से सटा दिया, लेकिन तभी उसकी आंखों में झांकते हुए अयान के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। वह वाकई ही बेहद खूबसूरत थी और किसी का भी दिल उसके हुस्न को देखकर डगमगा सकता था, मगर अयान की नज़र में वह अब भी एक कैरेक्टरलेस लड़की थी और वह ऐसी लड़की के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। फिर भी उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी और वह खुद को संभालने के लिए जूझ रहा था। इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता, उसने मेहर के मुंह से हाथ हटा लिया और धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, जाओ यहाँ से। अयान को लग रहा था कि अगर वह उसे कुछ पल और देखेगा तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगा। अपनी इस अजीब और उलझी हुई हालत पर वह खुद भी हैरान और परेशान था, क्योंकि आज तक किसी लड़की को देखकर उसकी ऐसी हालत नहीं हुई थी। मेहर ने राहत की एक लंबी सांस ली और बिना पीछे मुड़े फौरन कमरे से बाहर निकल गई। अयान वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसके दिमाग से मेहर का चेहरा निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अगली रात भी उसी बेचैनी में गुजर गई। वह जितना खुद को समझाने की कोशिश करता कि मेहर को भूल जाए, उतना ही उसका ख्याल उसके दिल और दिमाग में गहराता चला जाता। उसकी आंखें बंद करते ही उसे मेहर की वही सूरत नजर आती और उसका दिल बेवजह तेज धड़कने लगता। आज तक अयान शाह ने अपने ओहदे, ताकत और हक होने के बावजूद खुद को ऐसी लड़कियों से हमेशा दूर रखा था। उसके खानदान की कई लड़कियां उस पर मर मिटती थी, लेकिन उसने कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। जब से उसने एसएचओ का पद संभाला था, उसकी जिम्मेदारियां पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह सोचता था कि अब वह आराम से बैठेगा, नीचे के अफसरों को हुक्म देगा और सिस्टम उसके इशारे पर चलेगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली। यहाँ हर छोटी बड़ी बात का जवाब उसे खुद देना पड़ता था। हर काम की निगरानी भी उसी को करनी पड़ती थी और हर फैसले की जवाबदेही भी उसी के सर पर थी। वह इन्हीं उलझी हुई सोचों में डूबा हुआ था कि अचानक उसे बाहर से हंसने की आवाज सुनाई दी। रात के लगभग 12 बजे का वक्त था और इस समय अपनी माँ की हंसी सुनकर वह चौंक गया। वह फौरन अपने कमरे से उठकर बाहर आया, लेकिन सामने का मंजर उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसकी माँ लॉन्च में यूं बैठी हंस हंसकर बातें कर रही थी जैसे ये रात के 12 बजे नहीं बल्कि दोपहर का वक्त हो। पूरे घर में बिरयानी की बेहद लाजवाब और दिल लुभाने वाली खुशबू फैली हुई थी, जिसने पूरे माहौल को गर्म और घरेलू बना दिया था। जैसे ही नूरा ने अयान को कमरे से बाहर आते देखा तो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा देखो तो सही, मेरी बहू कितने प्यार से मेरे लिए बिरयानी बना रही है। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने इससे कहा कि इस वक्त पता नहीं क्यों बिरयानी खाने का मन कर रहा है, और इसने फौरन उठकर बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। ये सुनते ही अयान के माथे पर गहरी लकीरें उभर आई। वह मेहर को सिर्फ और सिर्फ नफरत, गुस्से और शक की नज़र से देख रहा था। मेहर का हर काम उसे सिर्फ एक दिखावा, चालाकी और ड्रामा लगता था, मानो वह सब कुछ उसकी माँ का दिल जीतने के लिए कर रही हो। कुछ ही देर बाद बिरयानी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि अयान का भी मन कर रहा था कि वह भी खाए, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि वह कोई अच्छी लड़की नहीं है बल्कि गलत रास्ते पर चलने वाली लड़की है। उसके जैसी लड़कियां भला घर की इज्जत कैसे बन सकती हैं। वह अपनी माँ से ये कह देना चाहता था कि उससे सिर्फ झाड़ू पोछा और घर का काम ही करवाया करे और अपने दिल से उसे बहू मानने की गलती ना करे,
लेकिन ये सोचकर खामोश हो गया कि उसकी माँ इस बात पर उसी को खरी खोटी सुना देगी। जब उसकी माँ ने जबरदस्ती एक चम्मच बिरयानी उसके मुंह में डाली तो अयान जैसे पूरी तरह बेकाबू हो उठा। स्वाद भले ही लाजवाब था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और नफरत उससे ज्यादा तेज थी। उसने चुपचाप थोड़ी सी बिरयानी अपनी प्लेट में डाली और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। जाते हुए मेहर की नजर उस पर पड़ी और वह एक गहरी सांस लेकर रह गई, मानो कोई बड़ा तूफान अभी बाकी हो। कुछ देर बाद जब वह कमरे में वापस लौटी तो देखा कि नूरा बेगम गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। मेहर चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और आंखें खोलकर छत को घूरती रही। कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। उसने जिस शख्स पर झूठा इल्जाम लगाया था वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ताकतवर पुलिस ऑफिसर था। उसे ये ख्याल सताने लगा कि अगर किसी दिन नूरा इस दुनिया में नहीं रही तो अयान उसके साथ क्या क्या कर सकता है। यही सोचकर वह अंदर ही अंदर घबराती जा रही थी। उसके दिमाग में बार बार तरह तरह के डरावने ख्याल घूमने लगे। उसे अयान शाह से बेइंतहा डर लग रहा था। आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार वही अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे जब अयान शाह ने उसे कैरेक्टरलेस और बदकिरदार कहा था। वह बिना आवाज किए सिसक सिसक कर रोने लगी। वह एक ऐसी लड़की थी जिसका नाखून तक कभी घर से बाहर नहीं गया था और उस पर इस तरह के इल्जाम लगना उसके लिए किसी मौत से कम नहीं थे। आखिरकार जब नींद नहीं आई तो वह उठी, नमाज पढ़ने वाली दरी उठाई और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। लाउंज के एक कोने में हल्की सी रोशनी जलाई और वहीं दरी बिछाकर बैठ गई। कितनी ही देर तक वह अपनी इस दर्द भरी जिंदगी का हाल अल्लाह ताला से कहती रही, दुआ करती रही और फूट फूट कर रोती रही। उसकी सिसकियों की आवाज अयान शाह के कानों तक भी पहुंच गई थी। अयान कमरे से बाहर निकला और उसे इस हालत में रोता देख उसके माथे पर बल पड़ गए। वह धीरे धीरे उसके पास आया और कुछ पल तक उसे घूरता रहा। जैसे ही मेहर ने सिर उठाया, अयान ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर तंजिया लहजे में कहना शुरू किया, किस बात की माफी मांग रही हो तुम? इस बात की कि एक शरीफ लड़के को तुमने बड़े आराम से फंसा लिया। वह नफरत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, अयान शाह, कभी भी तुम जैसी कैरेक्टरलेस, गिरी हुई और घटिया लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता। जिससे हर मर्द गुजर चुका हो, वो मर्द जो जगह जगह घूमते हैं, जिन्होंने ना जाने कैसी कैसी गंदी नजरें तुम्हारे जिस्म पर डाली होंगी और कैसी कैसी घटिया हरकतें की होंगी। उसने जहरीले लहजे में कहा, क्या तुम जानती हो कि अयान शाह का लेवल क्या है? तुम जैसी लड़कियां भला उसकी इज्जत बनने के लायक भी थी? फिर वह बेरहमी से बोला, फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कदर तकलीफें दूंगा कि तुम चाहकर भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मेहर पहले ही टूटी हुई थी और अयान शाह की इन अल्फाजों ने उसे पूरी तरह बिखेर दिया। वह और ज्यादा रोने लगी और कांपती हुई आवाज में बोली, देखिए अयान, इस दुनिया में मेरे लिए आपके सिवा कोई नहीं है। बाहर भेड़िए बैठे हैं मुझे नोचने के लिए। मैंने आपकी माँ को जो हकीकत बताई वही सच है। वह झूठ नहीं था। उसका कहना था कि उसके पापा ने सच में फैक्ट्री के नाम पर पैसे लगाए थे, जिसके बाद उसकी बोलियां लगाई जाने लगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन अयान ने तंजिया हंसी के साथ उसकी बातों को मजाक समझा और उसकी तरफ बढ़ा। फिर अगले ही पल उसे उसी हालत में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। उस वक्त उसके दिल में इस लड़की के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। अयान एक खास और खतरनाक मिशन में बिजी हो चुका था और इस दौरान सास बहू का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। एक सुबह अयान शाह का फोन आया तो कॉल सुनते ही नूरा बेगम के चेहरे पर डर की गहरी लकीरें खिंच गई। जब मेहर ने ये देखा तो फौरन पूछने लगी, अम्मा जी सब ठीक तो है ना? नूरा बेगम ने चिंता भरे लहजे में कहा, बेटा दुआ करो। मेरे बेटे ने आज से पहले कभी मुझसे ये नहीं कहा कि दुआ करना मेरा मिशन कामयाब हो जाए। यकीनन वह किसी बहुत बड़े और खतरनाक गैंग के पीछे लगा हुआ है। ये सुनकर मेहर भी घबरा गई और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि अयान को कुछ भी ना हो और वह पहले की तरह इस मिशन में भी कामयाब होकर घर लौट आए।
लेकिन दिन देखते देखते रात में बदल गया और अब तक अयान की तरफ से कोई कॉल नहीं आया था। बेटे की कोई खबर ना मिलने पर नूरा बेगम का दिल बैठने लगा। उनका ब्लड प्रेशर भी लो होने लगा। वह बेहद परेशान हो चुकी थी, मगर वही हुआ जिसका डर था। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि अयान शाह को गोली लग चुकी है। ये सुनते ही नूरा बेगम बेहोश होकर गिर पड़ी। मेहर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। डर और घबराहट के मारे वह रोने लगी और कांपती आवाज में पूछा, अयान किस हॉस्पिटल में है? पूरी जानकारी मिलने के बाद वह अपनी सास को भी उसी हॉस्पिटल लेकर पहुंची। पहले उसने नूरा बेगम को एडमिट करवाया और फिर जब अयान शाह की तरफ बढ़ी तो उसके दिल में ख्याल आया कि शायद वह बेहोश पड़ा होगा। चेहरे पर चोटों के निशान होंगे, बदन जख्मों से चूर होगा। मिशन में वह कामयाब हो चुका था, मगर आखिरी पकड़े जाने वाले डाकू ने उस पर बुरी तरह हमला कर दिया था, जिसे बाद में अयान शाह ने ही मार गिराया था। आंखों में आंसू लिए जब मेहर कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें और भी ज्यादा फैल गईं, क्योंकि सामने अयान शाह आधे लेटे हुए अंदाज में सहारे के साथ बैठा था। हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म में वह इस वक्त कुछ ज्यादा ही आकर्षक और रौबदार लग रहा था, लेकिन उसके बाजू पर बंधी पट्टी देखकर मेहर के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आ गई। कांपते हुए उसने अपना हाथ उसके उस बाजू पर रखने की कोशिश की जहां जख्म था, लेकिन अगले ही पल अयान शाह की आंख खुल गई। उसने झटके से अपना बाजू पीछे खींच लिया। उस हरकत से उसके जख्म में दर्द भी उभर आया। वह शख्स और चुभते हुए लहजे में वह बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी कहाँ है? और मुझे छू क्यों रही हो? दूर हटो। अयान शाह के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही मेहर एक झटके से पीछे हट गई। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? पुलिस वाले भाई कह रहे थे कि आपको 3 गोलियां लगी हैं, कंधे पर, बाजू पर, 2 एक साथ। वह बच्चों की तरह रोते हुए बोल रही थी, जबकि अयान शाह उसे हैरानी से देखते हुए बोला, गोलियां मुझे लगी हैं, तुम क्यों रो रही हो? बेवजह मेरे सामने हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? अम्मी ठीक है? उसकी आवाज में फिक्र तो थी, लेकिन लहजा अब भी सख्त था। मेहर ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, वह साथ वाले कमरे में एडमिट हैं। उन्होंने ही आपकी गोली लगने की खबर सुनी थी, इसलिए बहुत परेशान है। ये सुनते ही अयान शाह ने गुस्से और बेचैनी में अपने बाजू पर लगी ड्रिप को एक झटके से खींचकर निकाल दिया। ड्रिप की दवा और खून एक साथ बाहर फुहारे की तरह बह निकले। अयान के इस नफरत भरे और जिद्दी अंदाज को देखकर मेहर पूरी तरह हैरान रह गई। अयान दर्द के बावजूद फौरन अपनी मां के पास गया और उन्हें दिलासा देते हुए बोला कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। गोली तो सिर्फ बाजू को छूकर निकल गई है और वह बिल्कुल ठीक है। नूरा बेगम ने जब अपने बेटे को सामने देखा तो रोते हुए उसे गले लगा लिया। डॉक्टरों ने उसे 2 दिन हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी थी, लेकिन अपनी मां की खातिर वह घर लौट आया ताकि वह ज्यादा परेशान ना हो। मां के सामने वह खुद को मजबूत और ठीक दिखाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अंदर से वह कमजोरी और दर्द से जूझ रहा था। कुछ देर मां के पास बैठने के बाद जब वह अपने कमरे में आया तो अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। मेहर फौरन आगे बढ़ी और उसका बाजू पकड़ लिया। इस वक्त अयान का पूरा वजूद जैसे आग में जल रहा था। वह उसे सहारा देकर कमरे में ले जाने लगी और अयान झुंझलाकर चीख पड़ा, छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। शायद दवाइयों का असर था और बुखार की वजह से वह बड़बड़ाने लगा, तुम जैसी लड़कियों को मुझे छूने का कोई हक नहीं है। तुम गंदी हो, बुरी हो। मैं तुम जैसी लड़कियों पर थूकना भी पसंद नहीं करता। वह लगातार मेहर को बुरा भला कहता रहा। जब मेहर ने अपने किरदार पर ऐसे जहरीले अल्फाज सुने तो वह भी खुद पर काबू ना रख सकी। उसने अयान को झटके से अलग किया और गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया। आपको शर्म नहीं आती? क्या आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है? जब एक लड़की बार बार आपको सच बताकर हकीकत समझाने की कोशिश कर रही है तो आपको समझ क्यों नहीं आता? लेकिन अयान में जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। वह वहीं बेड पर गिर पड़ा, जूतों समेत, और दर्द से करहाने लगा।
बुखार और कमजोरी के चलते उसकी हालत और बिगड़ रही थी। बेड से टकराने की वजह से बाजू की पट्टी से हल्का हल्का खून रिसने लगा, जो धीरे धीरे बेडशीट पर फैलने लगा था। वह दर्द से करा रहा था, मगर मेहर गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ उसे उसी हालत में छोड़कर बाहर निकल आई। वह सोच रही थी कि जो शख्स बार बार उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, उसे बुरा भला कहता है, वह भला क्यों उसके लिए बीवी के फर्ज निभाए। हाँ, उससे शादी करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन क्या इस तरह बार बार उसके किरदार को कुचलना सही था। वह कमरे से बाहर निकल आई और दरवाजा जोर से बंद करके दूसरे कमरे में जाकर लेट गई, मगर अयान की दर्द भरी कराहों की आवाज उसके कानों तक पहुंचती रही। उसका जमीर उसे कचोटने लगा कि चाहे जो भी हो, वह उसका शौहर है, वह हकीकत से अनजान है और बुखार में तड़प रहा है। उसकी माँ ने उसे इतना प्यार और इज्जत दी थी, तो उसे भी इंसानियत दिखानी चाहिए। यही सोचकर वह एक बार फिर उठी और कमरे की तरफ चल पड़ी। अंदर जाकर उसने देखा कि पट्टी पूरी तरह खून से भर चुकी थी और अब हल्का हल्का खून बेड पर भी फैलने लगा था। वह जल्दी से अयान के पास आई और सबसे पहले उसके जख्म को ड्रेसिंग की। बड़ी नरमी और इंतहात से उसने पट्टी को ठीक किया ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो। उसके बाद वह ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखने लगी ताकि बुखार कुछ कम हो सके, मगर फिर भी अयान को कोई खास सुकून नहीं मिल रहा था। उसका पूरा वजूद तेज बुखार से झुलस रहा था और वह बेचैनी से करवटें बदल रहा था। अगले ही पल बुखार की बेहोशी और घबराहट में उसने अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी। अब वह शर्टलेस हालत में मेहर के सामने था। उसका गठा हुआ मजबूत और आकर्षक वजूद देखकर मेहर के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वह एक पल के लिए हड़बड़ा गई, फिर भी वह खुद को संभालते हुए उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। जैसे ही उसने रुमाल उठाकर बाउल में रखने की कोशिश की, अगले ही पल अयान ने आंखें बंद किए हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसके ठंडे हाथों को अपने चेहरे पर रखने लगा। शायद वह उसके ठंडे स्पर्श से राहत और सुकून महसूस कर रहा था। मेहर चुपचाप उसे देखती रही। तभी अयान ने अगली ही घड़ी अपना सिर उठाकर उसकी गोद में रख दिया। उसका चेहरा बुखार से लाल हो चुका था, उसकी सांसें गर्म थी। जब वह मेहर का हाथ पकड़े हुए अपनी गर्दन और सीने पर मलने लगा तो मेहर घबरा गई और धीरे से बोली, अयान, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए, मैं आपके सर पर पट्टी रख देती हूँ। बताइए, कुछ चाहिए आपको? खाने के लिए कुछ लाऊं? लेकिन अयान ने उसका हाथ अपने सीने पर खींच लिया और अगले ही पल उसका दूसरा हाथ मेहर की कमर के चारों ओर घूमने लगा। वह खुद को और ज्यादा उसके करीब खींच रहा था, यहाँ तक कि उसने उसे कमर से पकड़कर अपने पास लिटा लिया। उसके जख्मी वजूद को देखकर मेहर हड़बड़ा गई और घबराकर बोली, अयान, अपने बाजू को ज्यादा मत हिलाइए, आपको दर्द होगा। इस वक्त आपको तेज बुखार है। काश आप और जिद ना करते और 2 दिन हॉस्पिटल में ही रह जाते। वह डर रही थी कि कहीं अयान की हालत और ना बिगड़ जाए, जबकि अयान अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भरकर अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब ले आया था। उसकी गर्म सांसें मेहर को अजीब सा एहसास दे रही थी। वह लड़की जो खुद को उससे दूर रखना चाहती थी, धीरे धीरे उसी एहसास में डूबती चली जा रही थी। उसने अब अयान की घूमती हुई उंगलियों को रोकने की कोशिश नहीं की, जो बड़ी बेपरवाह से उसके पूरे वजूद पर घूम रही थी। और अयान हल्की हल्की कराहों के साथ उसके पास सुकून तलाश कर रहा था। कुछ ही देर बाद जब उसका बुखार थोड़ा कम हुआ तो वह उसी हालत में सो गया, मेहर को अपनी बाहों में जकड़े हुए। अगली सुबह जब अयान की आंख खुली तो उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर लग रही थी। अपने पास सोई मेहर को देखकर एक पल को उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन आंखें खोलकर उसने दोबारा उस मंजर को देखा। मेहर के बाल खुले हुए थे, चेहरे पर थकान के आसार थे, दुपट्टा कहीं दूर पड़ा था और वह उसके दूसरे बाजू पर सिर रखे बेखबर सो रही थी। अयान शाह का दिल जोरों से धड़कने लगा। अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे से बिखरे बाल हटाए और एक बार फिर उसके हुस्न को देखकर बेकाबू होने लगा। मगर इससे पहले कि वह अपनी हद पार करता, उसने मेहर को झटके से अलग किया और सख्ती से पूछा, मेरे पास क्या कर रही हो? क्या इरादा था